Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने CSS सेलेक्टर्स के थ्रू डॉम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना सीख लिया था, राइट? CSS सेलेक्टर्स में आपने कितने मेथड पढ़े थे? CSS सेलेक्टर्स के थ्रू डॉम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के आपने दो मेथड पढ़े थे, एक था क्वेरी सेलेक्टर, एक था क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अब आ जाइए, तीन और मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के पास जिनकी मदद से आप HTML एलिमेंट्स को पिक कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा और फर्क बताने की कोशिश कीजिएगा। इनमें से पहला मेथड है वेरी पॉपुलर मेथड, का नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी। जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है, इस मेथड को जब आप कॉल करेंगे तब आप इसे एलिमेंट की आईडी पास करेंगे। ये ढूंढेगा आपके वेब पेज में वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी आईडी आपकी दी गई वैल्यू से मैच कर रही है, और जो भी एलिमेंट इसे मिलेगा ये आपको उस एलिमेंट का रेफरेंस रिटर्न कर देगा। ये आपको उस एलिमेंट का रेफरेंस रिटर्न कर देगा। तो जरा लास्ट लाइन में जो कोड लिखा हुआ उसको देखें और बताएं ये कोड क्या कह रहा है JS से। व्हाट इज दिस कोड ट्राइंग टू कन्वे? एवरीवन ट्राई टू रिस्पॉन्ड। ये कोड क्या कहने की कोशिश कर रहा है JS से? एग्जैक्टली जिसकी आईडी P1 है उस एलिमेंट का रेफरेंस रिटर्न करो, राइट? अब ये P1 मान लीजिए सेकंड पैराग्राफ की आईडी है, सेकंड पैराग्राफ की आईडी P1 है, तो अपना ये जो x नाम का वेरिएबल है ये इसको पॉइंट कर लेगा। यस, तो आप इस मेथड की मदद से एग्जैक्ट आईडी देकर उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं जिसको आप पर्टिकुलरली रेफर करने में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, और दो एलिमेंट्स की आईडी सेम हुई तो? दो एलिमेंट की आईडी वैसे तो सेम होनी नहीं चाहिए। याद है आपको, अपने CSS के वक्त पढ़ा था आईडीज यूनिक होनी चाहिए, लेकिन अगर हो गई तो ये फर्स्ट एलिमेंट को लेकर आ जाएगा। ओके, और अगर किसी की आईडी मैच नहीं करी P1, तो कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसकी आईडी P1 हो, तब ये रिटर्न करेगा आपको नल। ओके, तब ये आपको रिटर्न करेगा नल। तो अगर हम अपने किसी प्रीवियस एग्जाम्पल को लें और मान लीजिए इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इस समय मैं उस एलिमेंट को पिक कर रहा हूं जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है। ओके, अब मान लीजिए मैं क्लास एट्रीब्यूट की जगह आईडी से रेफर कर रहा होता तो मैं यहां पर सीधे सीधे बोल सकता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आ रही है बात समझ? फिलहाल तो मेरे वेब पेज पे कोई एलिमेंट है नहीं जिसको मैंने कोई आईडी दी हो, लेकिन अगर मैं आईडी देता तो मैं वाया आईडी इन एलिमेंट्स को कर सकता था रेफर। ठीक है, अब आता है अगला इंपॉर्टेंट मेथड। मेथड का नाम है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। एक तो नाम की स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, नाम में S आ रहा है, एलिमेंट्स है। इसको लिखते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसको एलिमेंट मान लेते हैं। दिस इज एलिमेंट्स नॉट एलिमेंट, राइट? तो आप जब इसको यूज करेंगे ये आपसे पैरामीटर में क्या लेगा? टेक अ गेस। ये आपसे पैरामीटर में टैग का नाम लेगा और आपको क्या रिटर्न करेगा? आपको क्या रिटर्न करेगा? आपको रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर टैग को बिलोंग करते हुए एलिमेंट्स का एरे। उस पर्टिकुलर टैग को बिलोंग करते हुए एलिमेंट्स का एरे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल पे हम आते हैं। नोटिस कीजिएगा ध्यान से, आपका जो लास्ट लेक्चर वाला एग्जांपल था, आई थिंक ये वाला, इस वाले एग्जांपल में आपने यहां पर क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिखकर H3 लिखा था। क्या हम इस सेम कोड को क्वेरी सेलेक्टर ऑल की जगह गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम H3 कर सकते हैं?
एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसी कोड को गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम से करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने कहा सबसे पहले जेएस से लेट हेडिंग्स, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल, लेट हेडिंग्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और यहां मैंने टैग नेम पास करा h3। जैसा मैंने आपसे कहा ये मेथड भी हमें एक एरे रिटर्न करेगा, यस ये मेथड भी हमें एक एरे रिटर्न करेगा। अब अगर मैं उस एरे पे ऐसे लूप चलाऊं तो चलेगा, उस एरे पे ऐसा ही एक लूप चलाऊं तो चलेगा, राइट चलना तो चाहिए, जितना आपने अभी तक देखा है जेएस को चलना तो चाहिए, सही कह रहा हूं। बट जैसे ही आप इस कोड को रन करेंगे आउटपुट विल बी अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग। चेक कीजिए, लेट मी ओपन द डेवलपर टूल्स। अब मैंने यहां बटन पे क्लिक करा, नोटिस करिए हमें मिल रही है एरर। कारण पढ़िए, कारण भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। जेएस आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त आपके पास जो एरे है उसके पास क्या नहीं है, उसके पास फॉर ईच नहीं है, राइट। क्यों नहीं है उसका कारण समझिएगा। जब आप कहते हैं, इसका नाम चेंज कर रहा हूं, इसको हेडिंग्स 1 कर देता हूं, इसको हेडिंग्स 2 कर देते हैं। जब आप जावास्क्रिप्ट में कहते हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल, लिसन केयरफुली, जब आप जेएस से बोलते हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल तो आपको याद होगा जेएस क्या रिटर्न करती है, जवाब दीजिए। जेएस आपको नोड लिस्ट रिटर्न करती है ना। देखिए ध्यान से, कंसोल डॉट लॉग, और यहां अपन हेडिंग्स 1 को प्रिंट कर लेते हैं, और ऐसे ही अपन कंसोल डॉट लॉग करके हेडिंग्स 2 को प्रिंट करते हैं। इस बार देखिए जेएस आपको क्या रिटर्न करती है जब आप कहते हैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। बटन क्लिक कीजिए, आपको डिफरेंस दिखेगा। हेडिंग्स, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, हेडिंग्स 2, ये भी हेडिंग्स 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको डिफरेंस नजर आएगा दोनों के बिहेवियर में। पहला वाला आपको रिटर्न कर रहा है एरे ऑफ विच टाइप, एरे ऑफ टाइप नोड लिस्ट। दूसरा वाला आपको रिटर्न कर रहा है एरे ऑफ विच टाइप, एरे ऑफ टाइप HTML कलेक्शन। HTML कलेक्शन ES6 से पहले का एरे है, सुना आपने ध्यान से। HTML कलेक्शन ES6 से पहले का एरे है। और फॉर ईच कब आया है, फॉर ईच ES6 से आया है। तो ES6 ने इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर फॉर ईच ऐड नहीं करा है, क्योंकि ये पहले से बनी हुई क्लास थी। इन अदर वर्ड्स, याद रखिएगा HTML कलेक्शन का एरे जब भी आपके पास आएगा आप उस पर फॉर ईच नहीं चला पाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ, आ रही है। अब इस प्रॉब्लम के हैं दो सॉल्यूशन, एक आपको पता है, एक आपको नहीं पता है। जो आपको पता है वो बताइए। जो आपको पता है वो ये, फॉर ईच नहीं चला सकते, फॉर ऑफ तो चला सकते हैं, फॉर ऑफ तो चल जाएगा, यस फॉर ऑफ चल जाएगा। फॉर वेर एक्स ऑफ हेडिंग्स 2 बोलिए आप, और अंदर बोल दीजिए कंसोल डॉट लॉग, और यहां प्रिंट करा दीजिए आप एक्स। ये चलेगा अगर मैं फॉर ऑफ चलाकर इसका एक एक डेटा एक्सेस करूं तो, यस। देखिए ध्यान से, एक सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हम लोग यूज कर लें फॉर ऑफ, मिल रहा है अपन को डेटा। दूसरा, अगर आपको लगता है नहीं मुझे फॉर ईच ही चलाना है, तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक नॉर्मल एरे में। याद कीजिए ES6 के पास एक नॉर्मल एरे पे फॉर ईच अलाउड होता है ना। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ES6 के पास एरे नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक मेथड है। क्या नाम है उस मेथड का, मेथड का नाम है फ्रॉम। तो अगर आप ES6 को बोलते हो एरे डॉट फ्रॉम हेडिंग्स 2, तो ये आपसे HTML कलेक्शन का एरे लेगा और क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा आपको एक नॉर्मल एरे।
और उस नॉर्मल एरे पे क्या चल जाएगा, फटाफट बोलिए, उस नॉर्मल एरे पे काम कर जाएगा आपका फॉर ईच लूप। इन केस यू वांट टू रन फॉर ईच, तो आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा अपने HTML कलेक्शन नाम के एरे का इनटू योर नॉर्मल एरे। और यहाँ अब आप इजीली कह सकते हैं arr.forEach, यहाँ कह दीजिए आइटम फैट एरो curly braces, and within that you can say console.log followed by within parenthesis item। चलाइए, आपको आउटपुट जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा मिल जाएगा। याद रहेगी ये बात। So get elements by tag name doesn't return a node list array. It returns an array of type HTML collection. Unfortunately, HTML collection doesn't support for each. तो आपको उसे explicitly convert करना पड़ेगा into a regular array, and then आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं for each. Right? चला जाए आगे। लास्ट मेथड जो डॉम सिलेक्शन आपको देता है वो है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्या करता होगा, गेस करिए मेथड, क्या करता होगा, गेस करिए मेथड। वही करता है जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करता है, बस ये आपसे क्लास का नाम लेगा और आपको क्या रिटर्न करेगा, आपको रिटर्न करेगा उस क्लास के एलिमेंट्स का पूरा एरे। बिल्कुल, ये भी रिटर्न करेगा HTML कलेक्शन, नॉट नोड लिस्ट। राइट, तो इस पे भी कहानी सेम है। अगर इससे आने वाले एरे पे आपको कुछ फॉर ईच चलाना है तो या तो एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करिए या फॉर ईच मत करिए, जगह आप यूज कर सकते हैं फॉर ऑफ। एम आई क्लियर? शाबाश, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डॉम पार्ट 2। लेवल थोड़ा थोड़ा अब आपका इंक्रीज करता जा रहा हूं मैं। ये बेसिक डॉम था, अब आ जाइए डॉम लेवल 2 पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉम हमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज और मेथड्स देता है ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा फेच करने के लिए। तो आपने देखा अभी तक आपने जितने भी मेथड्स पढ़े उन्होंने आपको पूरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लौटाया, हाँ या ना, लौटाया है ना। और आपने अगर उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा तो पूरा HTML कोड प्रिंट हुआ था ना। जैसे अभी अभी आप आउटपुट देखिए, ये पूरा प्रिंट हो रहा है ना, H3 आवर मिशन, H3 आवर कोर्सेज, है ना। मैं चाहता हूं सिर्फ आवर मिशन आए, सिर्फ आवर कोर्सेज आए, मतलब मुझे अंदर का टेक्स्ट चाहिए, HTML नहीं चाहिए। इस तरीके के कई सारे काम है जो आप डॉम पे कर सकते हैं यूजिंग दीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई रेफरेंस है जो HTML के किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, पैराग्राफ को, डिफ को, टेबल को, स्पैन को, किसी को भी पॉइंट कर रहा है, और हमें उसके अंदर का टेक्सचुअल डेटा चाहिए, हमें उसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे। तो गौर करिए, इसके लिए डॉम आपको एक प्रॉपर्टी देता है, गौर कीजिएगा, प्रॉपर्टी देता है जिसका नाम होता है इनर टेक्स्ट। तो सोचिए, अगर मैंने डॉम से कहा लेट x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां मैंने p पास करा, तो मेरा ये x पैराग्राफ को रेफर करेगा, करेगा। अब मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए जो पैराग्राफ की बॉडी में लिखा हुआ है। अगर मुझे सिर्फ ये टेक्स्ट चाहिए, ये पूरा पैराग्राफ का कोड नहीं चाहिए, बस ये टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा x डॉट फॉलोड बाय इनर टेक्स्ट। जब आप बोलेंगे x डॉट इनर टेक्स्ट तो JS आपको क्या लाके देगी, JS x जिसको रेफर कर रहा है उसके अंदर का टेक्सचुअल कंटेंट लाकर आपको देगी। आ रही है बात समझ? लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, एक बात का खास ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये जो इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको आप वैल्यू दे भी सकते हैं, इससे वैल्यू ले भी सकते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं इस लाइन से बताइए क्या होगा, str इक्वल टू x डॉट इनर टेक्स्ट, क्या होगा इसका सर,
अगर मैंने कहा x डॉट इनर टेक्स्ट, तो आप मुझे बोलेंगे str में टेक्स्ट आ जाएगा, यही बोलेंगे ना। और अगर मैंने आपसे कहा मैंने इनर टेक्स्ट में कुछ असाइन करा तो क्या होगा? अगर मैंने कहा x डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू हाई तो क्या होगा? तो गौर करिएगा, x जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा और उसकी जगह हाई आ जाएगा। ये भी समझ आ रही है बात? राइट, मतलब इस पे सेट और गेट दोनों चीजें चलती हैं। ये क्या कर रहे हो आप? प्रोग्रामिंग की भाषा में ये आप गेट कर रहे हो, और ये क्या कर रहे हो आप? ये प्रोग्रामिंग के वर्ड्स में आप सेट कर रहे हो। इसका मतलब ये रीड राइट प्रॉपर्टी है। हाँ जी, ये रीड राइट प्रॉपर्टी है। इससे रीडिंग भी होती है, इससे राइटिंग भी होती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, जरा पढ़िए तो ये सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहा है। और बताइए जो कह रहा है वो आपको समझ आया कि नहीं आया? सेकंड पैराग्राफ जो कहने की कोशिश कर रहा है, आप उसे समझ पा रहे हैं? नहीं समझ आया। सेकंड पैराग्राफ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप जो टेक्स्ट देंगे ये वो टेक्स्ट पैराग्राफ में तो डाल देगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल होगा नावेद, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो। लेकिन अगर आपके टेक्स्ट में कोई HTML टैग है तो ये उस टैग को एज इट इज दिखाएगा, ना कि उसको इंटरप्रेट करेगा। आ रही है बात समझ? उस टैग को एज इट इज दिखा देगा, ना कि उसे इंटरप्रेट करेगा। अभी देखते हैं, अपन एक डेमो देखते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगी मेरी बात। डेमो पे आ जाएं, ठीक है, ध्यान से देखिए। इस फर्स्ट एग्जांपल को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए ये एग्जांपल क्या कर रहा है। सबसे पहले बताइए इस लाइन से क्या हो रहा है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इस लाइन से क्या हो रहा है? हमारा ये हेडिंग नाम का वेरिएबल इसको रेफर कर रहा है, आवर मिशन को कर रहा है, राइट। इस पूरे टैग को रेफर कर रहा है, राइट, इस पूरे टैग को। ओके, अब जब मैं कहूंगा हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू आवर विजन, तो आवर मिशन आवर विजन बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। पहले इतना देख लेते हैं अपन, लेट्स रन इट। क्लिक करा मैंने, ये था आवर मिशन। अब देखिए क्लिक करने पर बन गया आवर विजन, बन गया, राइट। अब मैं चाहता हूं ये जो टेक्स्ट है मैं इसको इटैलिक भी कर सकूं। ऐसे करते हैं ना आप इटैलिक, आगे पीछे आई लगाकर, है ना। अब देखिए क्या होगा जब मैं एक बटन क्लिक करूंगा तो कुछ आया समझ? इटैलिक की जगह उसने आपके टैग को टेक्स्ट का पार्ट मान लिया। यस, अब पढ़िए वापस। अब समझ में आ रही है आपको सेकंड पैराग्राफ में क्या लाइन लिखी हुई है? सही है ना? जो आपने टेक्स्ट दिया वो HTML टेक्स्ट की तरह इंटरप्रेट नहीं हुआ, वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह इंटरप्रेट हो गया। अगर ये HTML टेक्स्ट होता तो इटैलिक्स का इफेक्ट दिखता ना, इटैलिक्स का अपन को इफेक्ट दिखता ना, इटैलिक थोड़ी दिखता लिखा हुआ, टेक्स्ट हमारा टिल्टेड दिखता, इटैलिक स्टाइल में दिखता। ये है इस लाइन का मतलब। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपके लिए पहली एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए आज की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये है कि यहाँ कोर्सेस के नाम आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? इस वेब पेज में कोर्सेस के नाम है। आप इस फंक्शन की कोडिंग करिए, ऑपरेट फंक्शन की, कि जितने कोर्सेस के नाम है ये इस फंक्शन के चलने पर कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाए। ये जितने भी कोर्सेस के नाम है ये कन्वर्ट हो जाने चाहिए इनटू कैपिटल लेटर्स। कैन यू राइट डाउन द कोड? इन कोर्सेस के नामों को अपर केस में कन्वर्ट करिए। मतलब C++ में तो कोई चेंज आना नहीं है। पाइथन कैसा हो जाए? ऐसा हो जाए पाइथन, राइट। जैंगो ऐसा हो जाए। यही हुआ ना अपर केस कन्वर्जन? लिख सकते हैं कोड? कैन यू ट्राई? लिखिए, बनाइए कोड।
आपका ये फंक्शन इस बटन क्लिक पे चलेगा, वो सब मैंने कर दिया है। आप सिर्फ ऑपरेट फंक्शन की कोडिंग करिए ऐसे कि कोर्सेस के नाम सारे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएं। मोनिका, ऐसा कैसे हो जाएगा? एरे पे सीधे इनर टेक्स्ट लगा दोगे आप? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एल आई, ये तो एक एल आई आएगा बेटा। नहीं नहीं, एरे नहीं है, मैंने गलत पढ़ लिया। आपने ठीक लिखा है, बट प्रॉब्लम ये कोड तो एक एल आई को उठाएगा ना, सबको थोड़ी उठा लेगा। मुझे तो सारे कोर्सेस के नाम कन्वर्ट करने हैं अपर केस में, एक का थोड़ी करना है। चलिए बताइए, ऐसे बता दीजिए फटाफट, बहुत टाइम लग रहा है। सबसे पहले मुझे इस एल आईज का पूरा एरे मिलेगा, ये मिल जाएगा। ये एल आई का पूरा एरे कैसे मिलेगा? कैन आई से लेट एल आई इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल एल आई, मिल जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्क है इसमें, है ना, इस कोड में थोड़ा सा रिस्क है। अगर और एल आईज होंगे तो वो भी आ जाएंगे, बट नेवर माइंड, अभी तो फिलहाल इतने ही एल आई दिख रहे हैं। ठीक, अब इस एल आई पे कैन आई रन फॉर ईच, एल आई डॉट फॉर ईच चलेगा। राइट, पैरामीटर में एक एक आइटम मिलेगा, और इसके ऊपर हम अपना कन्वर्जन कोड लिख सकते हैं। यस, वो क्या होगा? वो स्टेटमेंट बोलिए क्या होगा अंदर? लूप बॉडी के अंदर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? फॉर ईच मेथड बॉडी में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? लिख के दीजिए। गलत, आधा अधूरा नहीं लिखो अरविंद, पूरा लिख के दो, पूरा लिख के दो। ये भी गलत है दीपांश, ये भी गलत है। आइटम डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू आइटम डॉट इनर टेक्स्ट डॉट टू अपर केस। क्या हो गया है आप लोगों को? एक बेसिक सी बात नहीं याद है? असाइन नहीं करना पड़ेगा क्या इसको, इनर टेक्स्ट को? आपको, आप खाली अपर केस करेंगे तो चेंज हो जाएगा क्या, जब तक असाइन नहीं करेंगे? फिर आइटम डॉट इनर टेक्स्ट डॉट टू अपर केस करेंगे तो ये कॉपी रिटर्न करेगा। वो कॉपी जो रिटर्न होगी, आप इनर टेक्स्ट को जब तक असाइन नहीं करोगे तब तक चेंज थोड़ी ना होगा। राइट, अब चलाइए, करिए बटन पे क्लिक।
आ रहा है समझ? क्लियर हुआ? अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे। अभी बताइए इस एग्जाम्पल में, हाँ कोड देखिए, क्लियर है? कोई डाउट है कोड में? कोड क्लियर है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर है। अब ये बताइए, फिलहाल ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये अपर केस में आ रहा है, क्या ये टेक्स्ट बोल्ड है? कोर्सेस के नाम बोल्ड में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो अगर मैं इसके पहले और इसके बाद में बी टैग लगा देता हूं, या यूं कहिए स्ट्रॉन्ग टैग लगा देता हूं, आगे और पीछे, अब हो जाएगा बोल्ड? जल्दी बोलिए, यस और नो? अरविंद को लग रहा है हो जाएगा। इतना समझाने के बाद भी अरविंद, दीपांश को भी लग रहा है हो जाएगा। क्या बात है? मतलब इनर टेक्स्ट एचटीएमएल टैग्स को समझता है? लगता है आपको कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये बोल्ड कर देगा? देखिए जरा क्या करेगा ये। हर एक के आगे पीछे स्ट्रॉन्ग लगा दिया इसने, बोल्ड कहां करा? 2 मिनट पहले बताई गई बात पे ही गलती नहीं करेगा, ये समझ आ रहा है? राइट। तो फिर अब ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? हम ना सिर्फ टेक्स्ट बदलना चाहते हैं, अगर आप लॉजिकली सोचें तो हम स्टाइल भी बदलना चाहते हैं। सही कह रहा हूं? टेक्स्ट और स्टाइल दोनों बदलना चाहते हैं। तो फिर हमें डॉम दूसरी प्रॉपर्टी देता है। आपने अभी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? अभी पढ़ी है आपने इनर टेक्स्ट। देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम इज इनर एचटीएमएल। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी नेम इज इनर एचटीएमएल। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बस एक ही इंपॉर्टेंट अंतर है, इनर टेक्स्ट एचटीएमएल टैग्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, इनर एचटीएमएल कर लेगा। इनर एचटीएमएल कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। अगर आप ये सेम कोड इनर एचटीएमएल को दें तो इनर एचटीएमएल जानता है कि उसे इस पूरे टेक्स्ट के अंदर के कोर्सेस को बोल्ड में कैसे करना है। हैव अ लुक एट द कोड और बताइए अगर आपको बात क्लियर है तो। ये रहा वो कोड जो हमें ना सिर्फ टेक्स्ट अपर केस में देगा बल्कि हम उसे बोल्ड भी कर पाएंगे। हालांकि अभी मैंने अपर केस नहीं करा है, अभी मैंने सिर्फ बोल्ड करने की कोशिश करी है। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ओके। तो जब आप इनर एस्टिमेल करेंगे तो पहले बताइए इनर एस्टिमेल से मिलेगा क्या? ध्यान से सोच के समझ के बोलना। ये आइटम किसको पॉइंट कर रहा है? ये आइटम किसको पॉइंट कर रहा है? ये आइटम सबसे पहले पहले एल को पॉइंट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अब इस एल के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ भी है क्या है बताओ? एल के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो कुछ भी है क्या है बताओ? फिलहाल सी है। ये पूरा आपको कौन देगा? ये पूरा आपको देगा ये इनर एक्सटीरियर। आ रही है मेरी बात समझ? आ रही है? अब इमेजिन करो, क्या ऐसा हो सकता था इस एल के अंदर एक एंकर होता, एंकर में कुछ एच वगैरह होते, फिर आपने सी लिखा होता और फिर आपने एल बंद करा होता? ऐसा हो सकता था? हो सकता था। तो अब इनर एचटीएमएल क्या देगा? अब इनर एचटीएमएल क्या देगा बताइए? अब इनर एचटीएमएल ये पूरा देगा, एंकर से एंकर तक ये पूरा इनर एचटीएमएल है। राइट? तो इनर एचटीएमएल कहता है जिस टैग को रेफरेंस पॉइंट कर रहा है उसके ओपनिंग के बाद और क्लोजिंग के पहले ये पूरा एरिया मेरा है। इस पूरे एरिया को आपको मिलेगा जब आप बोलोगे इनर एचटीएमएल। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल में आप बताइए, अगर आप इस एग्जाम्पल पर्टिकुलर की बात करें तो इनर एचटीएमएल मतलब सी है ना? इनर एचटीएमएल का मतलब सी है और सी के आगे पीछे क्या लग जाएगा? यस मोनिका, इनर टेक्स्ट आपको टेक्स्ट देगा।
सी के आगे पीछे क्या लग जाएगा? सी के आगे पीछे लग जाएगा स्ट्रॉन्ग। जब सी के आगे और पीछे स्ट्रॉन्ग लग जाएगा तो इनर एचटीएमएल तो इसे टैग की तरह देखेगा ना, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं देखेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम इनर एचटीएमएल है, तो ये एचटीएमएल को समझता है। अब जब आप रन करेंगे तो टेक्स्ट आपको यानी कोर्सेस के नाम आपको बोल्ड में कन्वर्ट होके मिल जाएंगे। डिड यू नोटिस दैट? मिले बोल्ड में अपन को? ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, इनर एचटीएमएल से आप अपने एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट में नई चीजें भी ऐड कर सकते हैं। इनर एचटीएमएल की मदद से एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट में नई चीजें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको एक छोटे सा चैलेंज देता हूं। चैलेंज ये है, ध्यान से सुनिएगा, चैलेंज ये है कि इस फंक्शन को ऐसे बनाइए कि जब ये रन हो तो इन कोर्सेज में एक नया कोर्स ऐड कर दे। इन कोर्सेज में एक नया कोर्स ऐड कर दे। और वो कोर्स किससे मांगे? वो कोर्स किससे मांगे? वो कोर्स यूजर से मांगे, है ना? ध्यान से सुनना, जब बटन क्लिक हो तो ये फंक्शन रन हो। फंक्शन यूजर से क्या मांगे? कैसे लेंगे यूजर से? चलो स्टार्टिंग में दे देता हूं। यूजर से जेएस में कैसे लेंगे? यूजर से जेएस में इनपुट कैसे लेंगे? प्रॉम्प्ट से लेंगे। अभी तक तो एक ही तरीका पड़ा है। तो आप बोलेंगे लेट कोर्स इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर अ कोर्स नेम। ये आप यूजर से इनपुट मांगेंगे। मान लीजिए यूजर ने आपको कोर्स का नाम प्रोवाइड करा, लेट से, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यूजर ने आपको कोई कोर्स का नाम प्रोवाइड करा, लेट से पीएचपी। अब आपके इस कोर्स कोर्स में वर्ड आ गया पीएचपी। नाउ आई वांट ये जो लिस्ट है इसमें एक और लिस्ट आइटम ऐड हो जाए। किस टाइटल के साथ? किस टाइटल के साथ? पीएचपी टाइटल के साथ। और बकायदा पेज पे दिखना चाहिए। सोचिए कैसे करेंगे। ट्राई राइटिंग डाउन द कोड। कोशिश करिए। दिशांक, क्वेश्चन ये है, यूजर से एक कोर्स का नाम लेना है और इस लिस्ट में उस कोर्स को ऐड कर देना है। अभी कितने कोर्स दिख रहे हैं हमारे वेब पेज पे? अभी कितने कोर्स नजर आ रहे हैं? 6 कोर्स नजर आ रहे हैं ना। अब 7वां कोर्स ऐड हो जाए और वो 7वां कोर्स हमें यूजर दे। यूजर से लेना है वो कोर्स का नाम और यहाँ ऐड हो जाए। अभी क्लियर है? अरविंद, तुमसे थ्योरी तो मैंने मांगी नहीं है बेटा, कोड चाहिए मुझे। एल्गोरिदम थोड़ी मांग रहा हूं मैं तुमसे। कोड लिख के दो। गलत, बिल्कुल गलत जैनेन्द्र। ऐसा कैसे कर लोगे? ये तुम्हारा फर्स्ट एलआई होगा और सी की जगह पीएचपी आ जाएगा जो आप कोड लिख रहे हो उससे। और सी के इनर टेक्स्ट में सी ही डाल दिया तुमने, क्या करा है? क्यों जैनेन्द्र, तबीयत तबीयत ठीक है? ये क्या कोड लिखा है? जिस वेरिएबल में आपने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल बोला है उसी को इनर टेक्स्ट में असाइन कर दिया। तो प्रॉम्प्ट यूज कर लोगे तो सही हो जाएगा, तुम्हें लग रहा है? बस इतनी गलती है कि प्रॉम्प्ट यूज नहीं हुआ है। चलो समझो अब ध्यान से, मुझे नहीं लगता है कि बन पाएगा आप लोगों से।
चलो देखो, ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया मैंने आपसे, है ना? इतना कैलिबर नहीं है आप में। सही बोल रहा हूं ना कि है इतना कैलिबर है? लूप क्यों लगेगा बेटा? एक कोर्स का नाम ऐड करने के लिए लूप क्यों लगा देंगे अपन? नेहा, सिंपल सा लॉजिक है। चलो देखो, सुनो, जो मैं बोलूंगा उसका कोड बता दोगे? जो मैं बोलूंगा उसका कोड बता दोगे? जैनेन्द्र, इनर टेक्स्ट तो लगेगा ही नहीं कहीं से भी। बिल्कुल गलत करे जा रहे हो कोड। चलिए अभी बताइए, कोर्स के अंदर कोर्स का नाम आ गया है? ओके, हम चाहते हैं जो कोर्स का नाम है ये एक लिस्ट आइटम की तरह ऐड होना, हाँ या ना? है ना? ओके, ये जो लिस्ट आइटम है ये किसका चाइल्ड है? ये सब किसके चाइल्ड हैं? ये किसके अंदर ऐड है? यूएल के अंदर। तो सबसे पहले यहां बैठकर यूएल को पॉइंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, राइट। क्या कोड होगा जो हमें यूएल तक ले जाए? लेट यूएल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। एक ही यूएल है, ऐसे कर दूं चलेगा? हमारा यूएल वेरिएबल यूएल को पॉइंट कर लेगा। आप सोच के बताना मुझे, अगर मैं कहता हूं जेएस से यूएल डॉट इनर एचटीएमएल तो मुझे क्या मिलेगा? यूएल का इनर एचटीएमएल क्या है? ये पूरा है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा इनर एचटीएमएल है। इसमें अगर मैं कर दूं प्लस इक्वल टू कंकैटिनेट करता है, और इसके साथ में जोड़ दूं एल आई, इनर एचटीएमएल को एल आई समझ आएगा? प्लस कर दूं कोर्स जो हमारा वेरिएबल है, और प्लस कर दूं फॉरवर्ड स्लैश एल आई, तो ये वाली लाइन कहां जाकर ऐड होगी इस लिस्ट में? ये वाली लाइन कहां जाकर ऐड होगी? लास्ट में ऐड होगी। तो दिमाग लगाइए, जब ये लाइन लास्ट में जाकर ऐड होगी यहां पर, तो हमें मिल जाएगा हमारा कोर्स पीएचपी एज अ न्यू कोर्स। इतना ही तो करना था। इनर टेक्स्ट फॉर ईच, ये सब क्या कर रहे थे इतनी देर से आप लोग? यूएल डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू, या तो प्लस इक्वल टू एल आई एंगुलर ब्रैकेट्स में प्लस कोर्स प्लस फॉरवर्ड स्लैश एल आई। दैट्स इट। करिए रन अप। ये रन हुआ, यूजर ने बटन क्लिक करा, आपका प्रॉम्प्ट आया, प्रॉम्प्ट में मैंने डाला हाइबरनेट, लेट्स से दिस माय न्यू कोर्स। जैसे मैंने ओके करा, आई विल गेट हाइबरनेट इन द लिस्ट। ठीक है, फिर क्लिक करूंगा, इस बार मैंने ऐड करा पीएचपी, आई विल गेट पीएचपी एज द न्यू कोर्स। आ रहा है समझ? ये दिखता है कहीं रियल वर्ल्ड में? ये इफेक्ट कहीं दिखता है? कहाँ दिखता है बताओ? कौन यूज करता है इस फीचर को? इस फीचर को आपकी शॉपिंग कार्ट यूज करती है। जब आप शॉपिंग कार्ट में ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं, तब आपकी कार्ट में वो आइटम ऐड हो जाता है और दिखने लगता है। ये वो फीचर है। जो बेस लॉजिक है वो ऐसा ही है कुछ। हालांकि इसको करने का एक और तरीका है, हम वो भी पढ़ेंगे। वो ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन एक रफ तरीका ये है। चलो आगे। आया समझ इनर एचटीएमएल का पावर, द वे इनर एचटीएमएल कैन वर्क? चलिए अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल पे। अब आपसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था डॉम का इंट्रोडक्शन देते वक्त कि डॉम हमें ये पावर देता है कि वाया डॉम
हम किसी भी HTML एलिमेंट के HTML एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं कि नहीं डॉम की मदद से? HTML एलिमेंट के HTML एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। नहीं कर सकते हैं सुमित। इनर टेक, एक बात बताओ, हमें यूएल के अंदर अगर एक नया कोर्स ऐड करना है तो क्या खाली नाम से ऐड हो जाएगा? बताओ सुमित। अगर ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक लिस्ट आइटम है ऐसे, अब मैं तुमसे कहता हूं इसमें एक और कोर्स का नाम ऐड करो, तो क्या तुम बस यहां C++ लिख दोगे तो कोर्स का नाम ऐड हो जाएगा? क्यों? जवाब दो। क्यों नहीं ऐड होगा? क्या प्रॉब्लम है खाली C++ लिखने में? यहाँ खाली C++ लिखने में क्या दिक्कत है? यहाँ वेरी गुड दीपांश। टेक्स्ट है और इसके आगे पीछे क्या चाहिए? LI टैग चाहिए कि नहीं? तब ना ये आइटम बनकर ऐड होगा। क्या इनर टेक्स्ट को तुम टैग दे सकते हो? वो समझेगा तुम्हारा टेक्स्ट टैग। फिर क्या समझेगा ये? उसे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ले लेगा, तो कैसे ऐड हो जाएगा इनर टेक्स्ट से? आपको लग रहा है सिर्फ कोर्स का नाम ऐड हो रहा है, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं। आउटपुट ध्यान से देखिए, वो जो कोर्स का नाम ऐड हो रहा है उसके पहले बुलेट आ रहा है। जो कोर्स का नाम ऐड हो रहा है, लेट्स से कोर्स नेम इज रिएक्ट जेएस, जो कोर्स का नाम ऐड हो रहा है उसके पहले बुलेट आ रहा है। ये बुलेट कैसे आ रहा है? आपने तो बुलेट नहीं दिया, ये बुलेट कैसे आ रहा है? ये आ रहा है क्योंकि आपके कोर्स के नाम को आपने LI के अंदर रैप अप करा है। आया समझ? चलूं आगे? चलिए नेक्स्ट। तो बात हो रही थी हमारी, आप डॉम की मदद से HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास आपके वेब पेज में कोई इमेज है। इमेज का HTML एट्रीब्यूट क्या होता है? इमेज का HTML एट्रीब्यूट SRC होता है। तो यहाँ कोई इमेज आ रही होगी, कोई एंकर है, उसका HTML एट्रीब्यूट HREF होता है। मैं अपने JS कोड की मदद से इन्हें चेंज कर सकता हूं, HREF और SRC को। यस, कर सकता हूं। कैसे? अब उसका तरीका देख रहे हैं अपन। उसके लिए बहुत सिंपल है आंसर। जितने भी आपके पास डॉम के नोड्स होते हैं, हर डॉम नोड के पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गेट एट्रीब्यूट, और एक मेथड होता है जिसका नाम होता है सेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट क्या रिटर्न करता है? गेट एट्रीब्यूट आपसे एट्रीब्यूट का नाम लेता है और क्या रिटर्न करेगा? अंदाजा लगाइए। रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, वैल्यू करेगा। जैसे इमेजिन करिए, आपने बोला लेट x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सपोज करिए, और यहाँ आपने img को सेलेक्ट करा, तो x इस वक्त इमेज टैग को पॉइंट करेगा। इस इमेज टैग में एक SRC होगा, होगा कि नहीं? होगा। अगर मैंने बोला x डॉट गेट एट्रीब्यूट SRC, तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो जल्दी। मेरे y वेरिएबल में क्या आ जाएगा? y वेरिएबल में क्या आ जाएगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। वेरी गुड। y वेरिएबल में मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी जो SRC में आपने दे रखी है। ये किसी इमेज का पाथ होगा। यस, तो वो पाथ आपके y वेरिएबल में आ जाएगा, राइट। और अगर मैंने सेट एट्रीब्यूट कॉल करा तो क्या होगा? अगर मैंने सेट एट्रीब्यूट कॉल कर लिया तो क्या होगा? तो मैं जो एट्रीब्यूट और जो वैल्यू दूंगा, ये वैल्यू इस एट्रीब्यूट पे ओवरराइट हो जाएगी। ये वैल्यू इस एट्रीब्यूट पे ओवरराइट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी।
ठीक है, तो अब आपके लिए अगला कोड, ध्यान से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। कोड क्या है? कोड ये है, यहां पर एक इमेज है, नोटिस करिए, आपको बटन क्लिक पे ये इमेज चेंज करनी है, बस इतना सा कोड लिख दीजिए। लिख सकते हैं? बटन क्लिक पे इमेज चेंज करनी है। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। सबसे पहले एक वेरिएबल लेट img इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां आपने पास कर दिया डबल कोट्स के अंदर img, तो आपका वेरिएबल img टैग को करेगा रेफर। ओके, पैराग्राफ का कंटेंट ऐड करना है तो इनर टेक्स्ट यूज करेंगे कि इनर एचटीएमएल? सभी लोग जवाब दें। सुमित के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा। नाइस क्वेश्चन, बोलें। सुमित इज आस्किंग, अगर हमें पैराग्राफ में ऐड करना होगा कुछ टेक्स्ट तो क्या करेंगे? इनर एचटीएमएल करेंगे कि इनर टेक्स्ट करेंगे? वेरी गुड सुमित, आपको जो टेक्स्ट ऐड करना है उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही है क्या? अगर आपको लगता है हाँ सर बस उसमें वेलकम लिखा हुआ है और मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आप इनर टेक्स्ट से करेंगे। लेकिन अगर आप जो टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं उसमें एचटीएमएल के टैग्स भी लगे हुए हैं, स्पैन, एंकर, ये सब भी लगा हुआ है, तो फिर आप इनर एचटीएमएल से करेंगे। आ रहा है समझ? ठीक, तो वो आपके पैराग्राफ के कंटेंट पे डिपेंड करेगा। हाँ जी, तो अब आपका img रेफर करेगा img इस इमेज को। इसके बाद आप बोलोगे img डॉट सेट एट्रीब्यूट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो जाएगा src, सेकंड आर्ग्यूमेंट जो भी आपको इमेज ऐड करनी है। मेरे पास ये है इमेजेस फोल्डर, इस बार इसमें से हम पिक कर लेते हैं puzzle.jpg। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश puzzled.jpg। करिए अपने कोड को आप एग्जीक्यूट। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब आप डायरेक्ट कहना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर img डॉट सेट एट्रीब्यूट, ऐसा? हाँ बिल्कुल, अवॉइडेबल है वेरिएबल। अब आपने क्लिक करा तो इमेज हो गई चेंज। समझ आ रहा है? चलिए अब आते हैं एक और चैलेंज पे। दूं? बना पाएंगे? चलो ये वाला बनाना है। आपको एक फंक्शन दे रहा हूं मैं, शो लिंक, जिसको जब मैं कॉल करूं तो यूजर से एक वेबसाइट का नाम मांगे और उस वेबसाइट का एक एंकर हमारे पेज पे डायनेमिकली ऐड हो जाए। उस वेबसाइट का एक एंकर हमारे पेज पे डायनेमिकली ऐड हो जाए। सुना ध्यान से आपने मेरी बात? देखिए इस समय एग्जांपल देखिए, इस समय मेरे वेब पेज पे नोटिस करिए, इस वेब पेज पे कोई आइटम नहीं है ना, कोई एंकर नहीं है। आई मीन एंकर वैसे तो है अगर आप ध्यान से देखें, लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं है, कोई एट्रीब्यूट सेट नहीं है। आई वांट ये फंक्शन जब रन हो तो यूजर से एक वेबसाइट का नाम मांगे, यूजर से एक वेबसाइट का नाम मांगे। आपका ये कोड, जो भी वेबसाइट का नाम यूजर दे, आपका ये कोड क्या करे? आपका ये कोड क्या करे? उस वेबसाइट के नाम को ऐड कर दे इस एंकर में एज href।
आ रही है बात समझ? और यूजर सिर्फ वेबसाइट का नाम देगा, facebook.com, google.com, youtube.com, बस इतना इनपुट देगा यूजर। आ रहा है समझ? बनाइए कोड, कैन यू ट्राई? बनाओ, दिखाओ, मेक इट फास्ट। नावेद, आपने सुना नहीं ध्यान से मैंने क्या कहा? यूजर सिर्फ आपको वेबसाइट का नाम देगा, facebook.com। इससे पूरा लिंक बन जाएगा क्या facebook.com बोलने से? वेरी गुड। आपका कोड होगा, सबसे पहले आप बोलेंगे लेट साइट नेम इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट डबल कोट्स एंटर वेबसाइट नेम। ओके, इसके बाद आप बोलेंगे लेट लिंक इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां आ जाएगा पैरेंथेसिस में ए। तो आपका कोड एंकर टैग को रेफर कर लेगा। अब इस समय एंकर टैग के एचआरईएफ में क्या सेट है? इस समय एंकर टैग के एचआरईएफ में क्या सेट है? कुछ भी नहीं है। आप लिखेंगे सेट एट्रीब्यूट, यहां पास करेंगे एचआरईएफ, और यहां http://www डॉट प्लस साइट नेम, ऐसे लिखना होगा। होगा? ठीक है, ओके। अब एक चैलेंज और, छोटा सा। कोड तो आपका बढ़िया काम करेगा, है ना? मैंने अगर क्लिक करा यहाँ पर और कहा google.com, अब देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आएगी। आपका कोड चला लेकिन एंकर टैग दिख ही नहीं रहा। कैन एनीवन टेल मी एंकर क्यों नहीं दिख रहा? एंकर क्यों नहीं दिख रहा? क्या कोड में एक्सेप्शन आ गई है? ऐसा कुछ है? चेक कर ले, नोटिस करिए एक्सेप्शन भी नहीं आई है। फिर एंकर क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि एंकर में कुछ दिखाने के लिए, याद करिए, एंकर के बाद एचआरईएफ के बाद यहाँ कुछ लिखना पड़ता है ना, तब ना आता है। तो यहाँ तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं आपका एक कोड और आप मॉडिफाई करें ऐसे कि अभी मैंने कौन सी वेबसाइट का नाम दिया था? अभी मैंने google.com दिया था ना। तो मैं चाहता हूं लिखा हुआ आ जाए विजिट गूगल, ये लिखा हुआ या एंकर की जगह पर आए। मैं क्लिक करूं तो फिर गूगल पे पहुंच जाऊं। यूट्यूब बोलूं तो लिखा हुआ है विजिट यूट्यूब। कैन यू हैंडल दिस चैलेंज? करो, लेट्स सी क्या बनाते हो आप। जिस वेबसाइट का नाम दे रहा हूं विजिट के साथ वो नाम दिखना चाहिए एंकर में, बस यही सवाल है दीपांश। जिस वेबसाइट का नाम मैं दे रहा हूं एंकर में विजिट के साथ वो नाम दिखना चाहिए। एंकर दिख ही नहीं रहा ना। किसके पहले ब्लैंक रहना चाहिए? एंकर में कुछ है ही नहीं। एंकर तो ऐसा ब्लैंक ही है बाय डिफॉल्ट।
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया नावेद। मैंने साइट के नेम में .com भी दिया हुआ है, मुझे .com नहीं चाहिए था। अगर मैं कहता हूं लिंक डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू साइट नेम विजिट के साथ, विजिट प्लस साइट नेम, तो ये तो मुझे .com भी देगा ना, यस और नो, है ना? देखो ध्यान से, विजिट google.com, मुझे वो थोड़ी चाहिए। आई सेड google.com, तो मुझे चाहिए विजिट गूगल। क्या गड़बड़ हो गई? हाँ, इनर टेक्स्ट का टी कैपिटल मैंने छोटा कर दिया। अब ये मुझे बोलेगा विजिट google.com, बट आई डोंट वांट दैट, आई वांट विजिट google.com नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ google.com, तो बोलेगा विजिट google.com, आई वांट जस्ट विजिट गूगल। कैन यू डू समथिंग? क्या कर सकते हैं बताओ? थ्योरी तो मुझे भी पता है, कोड चाहिए दीपांश, कोड लिख के दो, कोड जल्दी से। क्या करोगे? यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग फंक्शंस, करना पड़ेगा। साइट के नाम में से .com डिलीट करना पड़ेगा, यही मतलब है। साइट के नाम में से .com ड्रॉप करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तो याद कीजिए, इंडेक्स ऑफ होता है, होता है इंडेक्स ऑफ। तो सबसे पहले अपन डॉट की पोजीशन निकाल लें। लेट डॉट पोजीशन इक्वल टू साइट नेम डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट। आ जाएगी डॉट की पोजीशन। फिर क्या करें? फिर अपन साइट नेम में से डॉट के पहले तक का टेक्स्ट ले सकते हैं, ले सकते हैं। पढ़ा था आपने एक फंक्शन सबस्ट्रिंग, इसको पास करिए 0, राइट? एक आपसे लेता है नंबर ऑफ कैरेक्टर और एक आपसे लेता है इंडेक्स। आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर है कि इंडेक्स है? डॉट पोजीशन में इंडेक्स है, तो यहाँ क्या बोलेंगे आप? यहाँ बोल दीजिए आप डॉट पोजीशन, राइट? और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइट नेम की जगह? यहाँ पर आ जाएगा साइट नेम की जगह नेम। करिए रन। अब आपने कहा google.com, तो कोड को लिख कर देना चाहिए विजिट गूगल, राइट? आपने कहा scalive.in, तो कोड कहेगा विजिट scalive। ओके, क्लियर हुआ? वर्किंग समझ आई? आगे बढ़ू? गुड। अब मैं आपको एक कोड दिखा रहा हूं, उस कोड को देखिए और बताइएगा इस कोड में कुछ इशू है क्या। एवरीवन प्लीज वॉच केयरफुली एंड लेट मी नो। क्या इस कोड में कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही है? बहुत ध्यान से। अच्छा, सेमी कोलन नहीं है, ओहो। अच्छा मोनिका, चलो सेमी कोलन लगा दिया मैंने। अब ठीक है? सेमी कोलन का क्वेश्चन नहीं था मेरा, कुछ और क्वेश्चन है, और ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो और बताओ। नहीं दिख रही प्रॉब्लम? वेरी गुड दीपांश। फिर क्या दिक्कत है? स्टाइल में ऑलरेडी कलर एट्रीब्यूट है, फिर क्या होगा? बिल्कुल सही। सिंटेक्स सही नहीं आएगा? सिंटेक्स की प्रॉब्लम थोड़ी है, प्रॉब्लम ये है, क्या H3 में ऑलरेडी आपने स्टाइल में कलर ऐड करा हुआ है? दीपांश क्या बोलना चाह रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे लग रहा है आप कुछ और बोल रहे हो। अनम्यूट करो जरा, क्या बोल रहे हो? हेलो हम्म। सर, गुड इवनिंग।
सर मैं ये बोल रहा था कि जब ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर पिक होके स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जाएगा तो वो कलर ब्लू के साथ मतलब वो सही से मतलब सिंटैक्टिकली गलत सही से गलत आ नहीं गलत पाएगा। गलत 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 गलत। ओके सिंटेक्स की प्रॉब्लम नहीं है, ओवरराइट हो जाएगा। अच्छा ओके ओके, प्रॉब्लम सिंटेक्स की नहीं है। मतलब उसमें अपेंड नहीं होके ओवरराइट हो जाएगा। हाँ ओवरराइट हो जाएगा। इसका ठीक है, मतलब अब क्या होगा, आगे भी बता दो। क्या ये तो आवर मिशन सेंटर में ब्लू आएगा? स्टाइल हट जाएगा एग्जैक्टली, आवर और मिशन सेंटर में तो सेंटर आ में जाएगा, कलर उसका लेकिन ब्लैक हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? यानी सेट एट्रीब्यूट रिप्लेस कर देता है पूरे एग्जिस्टिंग स्टाइल को नए स्टाइल डेफिनेशन से। हम ये नहीं चाह रहे थे ना, हम तो चाह रहे थे बस टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर हो जाए, कलर तो ब्लू ही रहना चाहिए ना। देखिए ध्यान से, रन कर रहा हूं मैं, ज्यादा बेटर समझ पाएंगे आप आउटपुट देखकर। इस समय हेडिंग का कलर ब्लू है, मैं चाहता हूं बटन क्लिक पे हेडिंग सेंटर पे आ जाए, आ जाएगी, लेकिन कलर ब्लू की जगह ब्लैक हो जाएगा। है प्रॉब्लम? इसका मतलब सेट एट्रीब्यूट कब तक अच्छा है? सेट एट्रीब्यूट से स्टाइल चेंज करना तभी तक अच्छा है ना जब तक आप वाकई में रिप्लेस ही करना चाहते हैं। हमें एक्चुअल में रिप्लेस नहीं करना है। अरे नहीं नहीं मोनिका, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे बाय द वे, क्या लिखा है? गेट एट्रीब्यूट स्टाइल करा, फिर वो आपको कुछ वैल्यू देगा, फिर उस वैल्यू में ये कैसे ऐड करोगे? फिर बीच में सेमीकोलन भी तो आएगा, सेपरेटर भी तो आएगा दो का। यस और नो? टेक्स्ट के पहले करना पड़ेगा ना, है ना? अब देखिए, इतनी मेहनत से अच्छा इस काम को करने का आसान तरीका। प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई? प्रॉब्लम समझ में आ गई ना आपको क्या है? बट ये तो बहुत डिफिकल्ट अप्रोच है ना जो अपन ले रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट कहती है, आप एक तरह से टेक्निकली सोचें तो आप सीएसएस इफेक्ट चेंज कर रहे हैं ना हेडिंग का। क्या बोलते हैं? कहने को ये एचटीएमएल एट्रीब्यूट है तो ये सीएसएस ना। अलाइनमेंट, कलर, दे ऑल आर सीएसएस डोमेन ना। तो जेएस हमें डॉम में सिर्फ सीएसएस वाले पार्ट को चेंज करने की फैसिलिटी भी देती है। कैसे देती है? ध्यान से देखिए, हर डॉम एलिमेंट के पास एक प्रॉपर्टी होती है। स्लाइड में आपको नाम दिख रहा है उस प्रॉपर्टी का? देखिए ध्यान से, हर डॉम एलिमेंट के पास एक प्रॉपर्टी होती है। स्लाइड में उसका नाम दिख रहा है? शाबाश, उसका नाम है स्टाइल प्रॉपर्टी। और ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी है, इसके पास सीएसएस की हर प्रॉपर्टी अवेलेबल है एज अ चाइल्ड प्रॉपर्टी। चाइल्ड प्रॉपर्टी अगर मैं बोल रहा हूं तो स्टाइल के साथ लगेगा डॉट। तो नोटिस करिए, अगर मुझे किसी एचटीएमएल एलिमेंट का कलर बदलना है, राइट, तो मान लीजिए उस एचटीएमएल एलिमेंट को एक्स रेफर कर रहा है, तो मैं बोलूंगा एक्स डॉट स्टाइल डॉट। अब याद करिए सीएसएस में कलर कैसे बदलते हैं? तो सीएसएस में कलर बदलते हैं कलर बोलकर। तो यहां बोल दीजिए कलर इज इक्वल टू, और यहां डबल कोट में जो आपको देना, लाइक दिस। ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखना है, क्या सीएसएस में मल्टीवर्ड प्रॉपर्टीज भी हैं? हाँ हैं, और वो यहां पर कैमल नोटेशन में यूज होती हैं। वो यहां पर कैमल नोटेशन में यूज होती हैं। जैसे ध्यान से देखिए, बॉर्डर कलर, सीएसएस में तो बॉर्डर डैश कलर होता है ना, फॉन्ट डैश वेट होता है ना, यहां से वो डैश हट गया है और ये कैमल नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? बेटा ये जेएस कर रहे हैं ना मोनिका, सीएसएस वाला सिंटेक्स एग्जैक्टली थोड़ी है। प्रॉपर्टी सीएसएस की है, सिंटेक्स तो जावास्क्रिप्ट का लगेगा ना। तो इक्वल टू ही आएगा, कोलन नहीं आएगा यहां पर। ओके, आ रही है मेरी बात समझ? राइट। तो फिर अगर इस कोड को वाया सीएसएस करें तो सही ढंग से होगा हैंडल? यस, और वो ये है, चेक करिए, ये रहा H3, S3 का कलर ब्लू है। अपन ने बोल दिया, हेडिंग को रेफर करवा दिया S3 को, और अब बोल दिया हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट अलाइन। सीएसएस में क्या हुआ करता था ये?
CSS में ये होता था टेक्स्ट डैश अलाइन, और उस डैश में भी अलाइन का ए छोटा होता था। हालांकि CSS केस इनसेंसिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अलाइन का ए छोटा कर दो या बड़ा कर दो, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा, यहां अलाइन का ए कैपिटल है, राइट। तो ये कैमल नोटेशन के सिंटेक्स पे बेस्ड है। जावा पढ़ी है तो आपने कैमल नोटेशन सुना होगा, तो ये वही नोटेशन है। अब आप रन करिए, हेडिंग का कलर ब्लू ही रहेगा और पोजीशन उसकी हो जाएगी सेंटर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब आपका लास्ट होमवर्क, ठीक है, ये करना है आपको। एक कोड में आपको दिखा रहा हूं, उस कोड में एक फंक्शन है जिसका नाम है शो डेट। जैसे ये फंक्शन रन हो, जो करंट सिस्टम डेट है वो एक पैराग्राफ में दिखनी चाहिए, और मंथ एक्चुअल कैलेंडर स्टाइल में आना चाहिए, और क्रिम्सन कलर में बोल्ड में आना चाहिए। एक्चुअल कैलेंडर स्टाइल समझ रहे हैं? एक्चुअल कैलेंडर स्टाइल से मेरा क्या मतलब है, समझ रहे हैं? नहीं नहीं, एक्चुअल कैलेंडर स्टाइल बता दूं, रन करके दिखा दूं, तब समझ जाएंगे। चलिए, ये है एक्चुअल कैलेंडर स्टाइल। देखिए, पहले तो जो आपको ब्लैंक कोड दे रहा हूं वो देख लें। हाँ, नहीं, एक्चुअल कैलेंडर स्टाइल मतलब जो आज का मंथ है वो आज के मंथ के नंबर के हिसाब से करेक्ट आना चाहिए। जैसे अभी फरवरी चल रहा है ना, तो 2 आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में आपको याद होगा मंथ 0 से स्टार्ट होता है, याद है? जावास्क्रिप्ट का मंथ 0 होता है, तो मुझे यहाँ 18/2/2021 चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। क्लियर? ऐसे डेट चाहिए मुझे। जावास्क्रिप्ट तो ऐसे डेट नहीं देती ना, वो तो पूरा लंबा चौड़ा देती है IST वगैरह, वो नहीं देखना मुझे, मुझे इस स्टाइल में डेट देखनी है। करेक्ट? आ रहा है समझ? तो ये बना के लेकर आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में डॉम का हम लेंगे लास्ट और सबसे एडवांस्ड पार्ट। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। JS का लास्ट पार्ट इवेंट हैंडलिंग है, वो डॉम के बाद आएगा। JS का लास्ट पार्ट इवेंट हैंडलिंग है, वो डॉम के बाद आएगा। ओके, डॉम का लास्ट पार्ट आएगा अगले लेक्चर में।